गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बच्चों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में यानी साइंस क्लास 7 केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड चैप्टर का नाम है। तो इससे पहले हम 3 लेक्चर इस चैप्टर का बना चुकी है। यदि आप लोग वो 3 लेक्चर को नहीं देखे हैं तो पहला वो तीनों लेक्चर को अटेंड कीजिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आज की इस क्लास में हम लोग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कंपाउंड्स क्या होता है, कंपाउंड्स का क्या क्या विशेषताएं हैं, उसका क्या क्या खूबीज़ है। तो लाइन बाय लाइन हम लोग समझेंगे कंपाउंड्स होता क्या है। तो जिस दिन हम लोग चैप्टर को स्टार्ट किए थे, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड चैप्टर का नाम ही था, तो हम कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा जानकारी ब्रीफ में आप लोग को समझाने का कोशिश किए थे। आज की इस क्लास में पूरा डिटेयली कंपाउंड्स के बारे में समझेंगे। तो कंपाउंड इज ए सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म व्हेन टू और मोर एलिमेंट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। कंपाउंड्स क्या होता है बच्चों? जब दो से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली मीन्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद एक नया सब्सटेंस बनता है जो टोटली डिफरेंट होता है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे बनता है। मान लो कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है। जब कार्बन को हम लोग ऑक्सीजन के साथ क्या किए, रिएक्ट करवाए। रिएक्ट करने के बाद एक नया कंपाउंड बनाया CO2, जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। कार्बन का प्रॉपर्टीज़ अलग है, ऑक्सीजन का प्रॉपर्टीज़ टोटली अलग है। ये दोनों एक साथ रिएक्ट किया। रिएक्ट करने के बाद क्या बनाया, एक नया सब्सटेंस बनाया जिसको CO2 कहते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका भी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड्स कहते हैं। कैसे बनता है? जब रिएक्टेंट क्या होता है? जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट का प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट है। उसके बाद ये केमिकली रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है। रिएक्शन के बाद एक नया सब्सटेंस बनता है जिसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। और प्रोडक्ट का भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट होता है। तो हम लोग शायद आप लोग पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे, तो हम ब्रीफ में समझाने का कोशिश करते हैं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता क्या है। दो तरह का चेंज जनरली हम लोग पढ़े। तो फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिससे हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। उसमें सिर्फ फिजिकल यानी उसका शेप ही चेंज होगा और उससे हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, उसको हम लोग वापस ला सकते हैं। जैसे एग्जांपल में पेपर को फाड़ने के बाद उसे हम लोग जोड़ सकते हैं। उसी तरह से कैंडल को जलाने के बाद फिर उससे हम लोग कैंडल बना सकते हैं। तो ऐसा चेंज जिसे सिर्फ उसका फिजिकल स्टेट चेंज होता है। फिजिकल स्टेट मीन्स उसका शेप चेंज होगा, उसका साइज चेंज होगा या उसका वॉल्यूम चेंज होगा। लेकिन केमिकल चेंज क्या होता है? ऐसा चेंज होता है जो कभी हम लोग उसे रिवर्स नहीं कर सकते, उसको इरिवर्सिबल कहते हैं। और ये केमिकली चेंज हो जाता है। मान लो दूध से दही का बनना। दूध टोटली अलग होता है और दही टोटली अलग होता है। उसी तरह से आयरन में जंग लगना, उसी तरह से खाना का डाइजेस्ट होना, ये सारे चेंजेस को हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं, क्योंकि एक नया सब्सटेंस बन जाता है, टोटली अलग सब्सटेंस बन जाता है। उसका हर एक चीज़, केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही अब कंपाउंड बनता है जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद एक नया सा प्रोडक्ट देता है, सब्सटेंस देता है, जिसे हम लोग कंपाउंड्स कहते हैं। और भी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे रहा है आपको, जैसे हाइड्रोजन प्लस
ऑक्सीजन, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद एक नया सब्सटेंस बनता है H2O, जिसको हम लोग वाटर कहते हैं और इसे कंपाउंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, एलिमेंट है। H2 क्यों लिखे? क्योंकि ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। कभी भी हाइड्रोजन सिंगल स्टेट में नहीं रहता, ये हमेशा मॉलिक्यूल्स की अवस्था में रहता है। उसी तरह से ऑक्सीजन को O2 लिखते, क्यों लिखते हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। उसी तरह और एक एग्जांपल दे रहा है आपको, जैसे Mg किसका, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब मैग्नीशियम को जलाते हैं तो जलाने के बाद क्या मिलता है हमको, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, जिसका फॉर्मूला है MgO, और इसे क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। एक नया सब्सटेंस बना, क्योंकि मैग्नीशियम का प्रॉपर्टीज टोटली अलग है, ऑक्सीजन का प्रॉपर्टीज टोटली अलग है, और मैग्नीशियम का भी प्रॉपर्टीज क्या है, टोटली अलग है। एक नया सब्सटेंस बना जिसको क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो मॉलिक्यूल्स को भी हम लोग समझने वाले हैं। हम लोग H2 क्यों लिखते हैं, O2 क्यों लिखते हैं, N2 क्यों लिखते हैं, इसके बारे में अभी कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड समझते हैं क्या होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या खुसूसियात है, क्या क्या खूबी है, क्या क्या गुण है, क्या क्या विशेषताएं हैं कंपाउंड्स की। तो कंपाउंड्स का क्या क्या विशेषताएं पढ़ते हैं हम लोग। एक कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। कंपाउंड कैसे बनता है, अभी जस्ट डिस्कस किए, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को हम लोग रिएक्ट करेंगे या मिलाएंगे केमिकली, रिएक्ट करने के बाद एक नया सब्सटेंस बनेगा, उसे हम लोग कंपाउंड्स कहते हैं। और ये क्या होगा, बॉन्ड होगा, बॉन्ड में जुड़ेगा। जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जुड़ेगा, बॉन्ड का मतलब जुड़ना, लिंक होना, बांधना। एंड एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम ऑफ सेम काइंड। जो भी एलिमेंट होगा, 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट एक ही तरह के, मान लो हाइड्रोजन है, मान लो आयरन है, मान लो कॉपर है, तो वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होगा। तो एग्जांपल से थोड़ा समझ लेते हैं। मान लो एक आयरन है, आयरन का एक बड़ा सा पीस लिए, उसको हम लोग काटना शुरू किए। काटने के बाद हमें क्या मिलता है, आयरन का छोटा छोटा पार्टिकल। तो वो क्या होता है, वो आयरन ही होता है ना। क्यों? क्योंकि वो आयरन से ही मिलकर बना हुआ, एक ही तरह के एटम्स है, काटने के बाद भी क्या मिलता है, आयरन ही मिलता है। उसी तरह कॉपर, कॉपर को अगर हम लोग काटेंगे, काटने के बाद क्या मिलेगा, कॉपर ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो सेम काइंड के पार्टिकल से बने हुए हैं, और सेम काइंड के पार्टिकल क्या है, वही एटम्स है। तो एलिमेंट क्या होगा, एक ही तरह के पार्टिकल से बना होगा। एलिमेंट्स और कंपाउंड क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म है, किसका, मैटर का प्योरेस्ट फॉर्म। और ये क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग मैटर को हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड किए थे, एलिमेंट्स कंपाउंड और मिक्सचर। तो एलिमेंट्स कंपाउंड प्योरेस्ट फॉर्म था और मिक्सचर इम्प्योर फॉर्म था। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे, मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है, थोड़ा इसको समझते हैं। मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है, मान लो हाइड्रोजन क्या है, एक एटम है, फिर एक हाइड्रोजन, ये भी क्या है, एटम है। दोनों आपस में रिएक्ट किया यानी वो दोनों आपस में बांधे हम लोग, बॉन्ड की। बॉन्ड करने के बाद क्या बना, H2 बना। क्या बना, H2। और ये H2 क्या है बच्चों, मॉलिक्यूल है। क्या, मॉलिक्यूल है। वैसे ही मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, जब 2 एटम्स प्लस एटम जब आपस में कंबाइन होता है तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। और कैसे कंबाइन करता है, केमिकल बॉन्ड के थ्रू कंबाइन करता है। इसको एक्सप्लेन करते हैं और भी अच्छे से। और एक एग्जांपल ले लो, ऑक्सीजन का एक एटम ली और ऑक्सीजन का एक और एटम ली। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा, एक नया सब्सटेंस बनेगा O2। इसको क्या कहते हैं,
मॉलिक्यूल कहते हैं। तो एटम्स प्लस एटम्स मिलकर के क्या बनता है? एटम्स प्लस एटम्स, एटम्स प्लस एटम्स मिलकर के क्या बनता है बच्चों? मॉलिक्यूल बनता है। क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। कैसे बनता है अब इसको समझते हैं। मान लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2 के शक्ल में लिखते हैं। O2 क्या है? एक मॉलिक्यूल है जिसको डाई एटॉमिक भी कहते हैं हम लोग। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है। ये क्यों बना है O2? अब हम इसको समझा रहे हैं। इसलिए बना है क्योंकि ऑक्सीजन कभी भी सिंगली स्टेबल नहीं रहता है। ये स्टेबल, शक्तिशाली, पावरफुल तब बनता है जब ये आपस में रिएक्ट करके, यानी आपस में केमिकली कंबाइन करके रहता है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहता, तभी ये स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब इनर्ट गैस की तरह बनना। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। कितना? 8 है। के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। एल सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इलेक्ट्रॉन का 2 सेल होता है। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसको समझा रहे फिर। 2 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, यानी वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 और 6, 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन को दिखा देते, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5, 6। और ये वाला का भी 6 इलेक्ट्रॉन है। 2, 4, 6। इसके पास 6 है, इसके पास भी 6 है। तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इनर्ट गैस बनने के लिए कितना चाहिए? 2 चाहिए। इनर्ट गैस कब बनेगा? जब उसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, वो इनर्ट गैस बन जाएगा, नोबल गैस बन जाएगा, और वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो इसको 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए। दोनों क्या करेगा? म्यूचुअल शेयर करेगा, यानी 50-50% क्या करता है? शेयर करेगा। मान लो हम एक बिजनेस करा किए, 50,000 आप दिए, 50,000 हम दिए, दोनों मिलकर के शेयर किए। शेयर करने के बाद एक बिजनेस खड़ा किए। तो जितना इनकम होगा 50% मेरा होगा, 50% आपका। उसी तरह से यहाँ ऑक्सीजन क्या करेगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, शेयर करेगा। ये दो लिया तो ये भी क्या करेगा? 2 इसको देगा। दोनों आपस में शेयर किया। शेयर करने के बाद जो नया चीज बनेगा उसे ही हम लोग मॉलिक्यूल्स कहेंगे। देखो कैसे बनता है, ये समझाने का कोशिश करते हैं। तो ये ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन था। ये इलेक्ट्रॉन क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किया। ये इसको दिया 2, ये इसको दिया था 2। तब ये दोनों क्या बना? स्टेबल बना। तो इसके बीच किस तरह का बॉन्ड बना? एक, यानी एक पेयर में एक बॉन्ड और एक पेयर में एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड हुआ। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन। एक डंठा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हुआ। 8 इलेक्ट्रॉन इसका। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5, 6, 7, 8। अब दोनों क्या है? स्टेबल है और ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। तब जाके बनता है, हम लोग O2 लिखते हैं ऐसी। तो ये था मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है। इसको और भी अच्छे से हम लोग बोर्ड के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, पूरे डिटेयली जानेंगे। इसी को बोलते हैं हम लोग केमिकल बॉन्ड। जिस बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है, जिस बॉन्ड से बांधा हुआ है, इसी को केमिकल बॉन्ड कहते हैं। और यह किस तरह का बॉन्ड बन रहा है? केमिकल बॉन्ड का बहुत तरह का होता है, लेकिन हम लोग जनरली 3 तरह का केमिकल बॉन्ड पढ़ते हैं आगे चल करके। एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। उसमें आयन का ट्रांसफर होगा, कंप्लीट ट्रांसफर होगा आयन का, यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच होगा वो। यहाँ जो हो रहा है ये नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच हो। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल है। ये भी क्या है? नॉन मेटल है।
तो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये क्या है, केमिकल बॉन्ड्स का टाइप है, और यहाँ जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। और इससे जो कंपाउंड बनाया O2, इसको बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड का एग्जांपल और दे देते हैं आपको, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को हम लोग रिएक्ट करवाए थे तो क्या बना था, CO2 बना था। कार्बन प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाए थे तो क्या बना था, CO2 बना था। ये क्या है, एक तरह का कोवेलेंट कंपाउंड है। क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड। कैसे है, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड से बना हो, थोड़ा समझ लो। इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाते, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का। तो कार्बन कितना है, एक कार्बन है, बीच में रख दी। ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन साइड में रख दिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 6। ऑक्सीजन का कितना है, 8। कार्बन का के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा और एल शेल में कितना होगा, कार्बन का के शेल में 2 और एल शेल में 4, 4 और 2 6। उसी तरह से ऑक्सीजन का के शेल और एल शेल में, के शेल में 2, एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 कितना हो गया, 8 हुआ, 8 हुआ। अब इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन को दिखाना पड़ेगा, लास्ट सेल वाला ही इलेक्ट्रॉन को लिया जाता है। जब कंपाउंड बनाओगे तो लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ेगा। तो हम लोग ले लेते हैं, कार्बन का कितना है लास्ट में, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ दिखा देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन का कितना, 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखो इसके पास 6 चाहिए, कितना, 2 चाहिए स्टेबल होने के लिए, 8 होने के लिए, इनर्ट गैस बनने के लिए 2 इससे ले लेगा। ये हो गया स्टेबल अपना, शेयरिंग किया, ये भी 2 ले लेगा, ले लिया 2। ये भी अपना क्या हुआ, 6, बस 6 से 6 और 2 8 हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। अब कार्बन को कितना चाहिए, 4 है ऑलरेडी, और 4 चाहिए स्टेबल होने के लिए, 8 होने के लिए, यानी ऑक्टेट होने के लिए, इनर्ट गैस बनने के लिए, स्टेबल होने के लिए कार्बन को और 4 चाहिए। तो 2 इससे लेगा और 2 ये वाला ऑक्सीजन से लेगा, दोनों मिल करके क्या किया, म्यूचुअल शेयरिंग हुआ है। शेयर हो रहा है या ट्रांसफर नहीं हो रहा है, किसका शेयर हो रहा है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है उसका इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, आप लोग ध्यान से देखो, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखने का कोशिश कर रहे हैं। देखो शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, जो स्ट्रक्चर बनाए, एक कार्बन था, इधर एक ऑक्सीजन था, इधर एक ऑक्सीजन था, दोनों आपस में मिलने के बाद इस तरह का स्ट्रक्चर बना। जो भी एलिमेंट्स होता है वो किसका बना होता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का। तो हम लोग समझते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल होता क्या है। सबसे पहला एटम्स के बारे में जानते हैं। तो एटम्स क्या है, बहुत ही छोटा, बहुत ही टाइनी पार्टिकल है, जिसे हम लोग देख भी नहीं पाएंगे, इतना छोटा पार्टिकल है। इसको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर भी कहते हैं जनरली। पुराने ज़माने के साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एटम्स इंडिविजिबल है। इंडिविजिबल किसको बोलते हैं, जिसे हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, या अनकटेबल भी वर्ड यूज़ किया जा सकता है, जिसको हम लोग काट नहीं सकते। लेकिन आगे चल के एटम्स को फर्दर डिवाइड किया गया है, इसका सब एटॉमिक पार्टिकल भी है, इसको आगे चल के विभाजित यानी तकसीम, डिवाइड किया गया है। तो जो एटम वर्ड है ये कहाँ से आया है, एटम वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड एटोमस से आया है। कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड एटोमस से आया है, जिसका मीनिंग ही होता है अनडिविजिबल या अनकटेबल। तो एटोमस वर्ड को सबसे पहला कौन यूज़ किया था, एटोमस वर्ड को सबसे पहला एक ग्रीक फिलोसफर था। क्या था, एक ग्रीक फिलोसफर था, फिलोसफर जो बहुत ही ज्ञानी आदमी होता है,
ग्रीक मीन्स यूनान के रहने वाले एक बहुत ही महान फिलोसफर थे जिसका नाम था डेमोक्रेटस। डेमोक्रेटस 470 बीसी में पैदा हुए थे, बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, और 370 बीसी में वो मरा था। तो इसके बीच सबसे पहला जो एटम वर्ड को दिया था वो डेमोक्रेटस ने दिया था। कौन दिया था? एटम वर्ड को सबसे पहला डेमोक्रेटस ने दिया था। उसके बाद ही पुट फॉरवर्ड द आइडियाज ऑफ हिज टीचर। ये कैसे दिया था? ये अपने टीचर ल्यूसिपियस, उसके टीचर का नाम है ल्यूसिपियस, जिसके बातों को सुन करके उसने दिया था एटम्स के बारे में। ल्यूसिपियस डेट मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। ल्यूसिपियस उसके टीचर का कहना था जो मैटर होता है वो किस चीज़ का बना होता है? बहुत ही टाइनी इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मीन्स जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, टाइनी मीन्स बहुत ही छोटा पार्टिकल से बना हुआ है जिसे हम लोग एटम्स कहते हैं। जो भी मैटर है वो एटम से मिलकर बना हुआ है और वो क्या होता है? टाइनी इंडिविजुअल होता है। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटस टीचर ल्यूपेसिस के अकॉर्डिंग। उसके बाद एंड इंडियन फिलोसोफर, इंडिया के भी कुछ फिलोसोफर थे, उनमें से जो सबसे महान फिलोसोफर थे उसका नाम था महर्षि कन्नाड। उसने क्या डिफाइन किया एटम्स के बारे में? एटम एज इंडिस्ट्रीबल, यानी जिसे हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, उसे हम लोग डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। डिस्ट्रक्टेबल, इंडिस्ट्रक्टेबल विच कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। एटम्स कभी भी आज़ाद यानी फ्री अवस्था में नहीं होता है, कभी भी वो खुले अवस्था में नहीं रहता है, कभी भी वो फ्रीडम अवस्था में नहीं रहता है, आज़ाद अवस्था में नहीं रहता है। ये कहा था कौन? महर्षि कन्नाड, जो इंडियन फिलोसफर थे। उसके बाद जो सबसे बड़ा क्रांति लेके आया एटम्स के बारे में, और वो केमिस्ट्री को ही यानी जन्म दिया, जिसका नाम था जोहन डाल्टन। इसकी थ्योरी 1803 में सबसे पहला एटॉमिक थ्योरी को पेश करने वाला, एटॉमिक थ्योरी को देने वाला साइंटिस्ट का नाम है जोहन डाल्टन। और यही केमिस्ट्री में सबसे बड़ा हलचल पैदा किया, और इसी की वजह से आज हम लोग एटम बम, हाइड्रोजन बम जैसे यानी खतरनाक हथियार देख पा रहे हैं। अगर ये आवाज़ नहीं उठाता कि एटम इंडिविजुअल है, तब तो जाकर के इस बात को साइंटिस्ट ने रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद डाल्टन्स के थ्योरी को डिसअप्रूव्ड किया, मान लेते हैं कि डाल्टन का थ्योरी गलत हो गया, लेकिन इसने ही सबसे पहला आवाज़ उठाया था एटम्स के बारे में। तब जाकर के तो अदर साइंटिस्ट ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाया, खोज विचार किया, डिस्कवर किया कि एटम्स को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो एटम्स को आगे चल के फर्दर डिवाइड किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी था उसके अकॉर्डिंग क्या है? डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी, ऑल एलिमेंट आर मेड अप ऑफ टाइनी एंड इंडिविजुअल पार्टिकल। जितना भी एलिमेंट है वो टाइनी इंडिविजुअल मीन्स बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जो डिवाइड यानी विभाजित, जिसे हम लोग तकसीम नहीं कर सकते हैं, जिसे हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, उसे ही एटम कहते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन। हेंस एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल डेट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एटम्स जो है किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है, जो एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज को शो करता है, उसका गुण को शो करता है। तो डाल्टन एक्सप्लेन द एटम कैन नॉट बी ब्रोकन बाय केमिकल मीन्स। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, डाल्टन के अनुसार एटम्स को हम लोग विभाजित यानी डिवाइड यानी तकसीम यानी उसको हम लोग डिविजिबल, उसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन करके। मान लो इलेक्ट्रिसिटी पास करके, मान लो उसमें केमिकल रिएक्शन करवा करके, हीट करवा करके, इसको केमिकल मीन्स कहते हैं। ये सारे के प्रोसेस से हम लोग एटम्स को डिवाइड या इलेक्ट्रिक करेंट दौरा करके एटम्स को हम लोग डिवाइड, विभाजित, ब्रोकन यानी तोड़ नहीं सकते। किसके अकॉर्डिंग? डाल्टन के अकॉर्डिंग। लेकिन उसके बाद जो साइंटिस्ट आया
उसने एटम्स को फर्दर डिवाइड किया और उनमें से जो पहले साइंटिस्ट एटम्स के बारे में डिवीजन यानी डिविजिबल के बारे में बताया कि हम लोग एटम्स को डिवाइड कर सकते, तो उनमें से सबसे पहला साइंटिस्ट है जे थॉमसन, जिसने इलेक्ट्रॉन का खोज किया। वैसे बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, हम लोग क्लास 9 में या क्लास 8 में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेयली, यानी कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन दिया था इलेक्ट्रॉन को खोज करने की। उसके बाद आया मैक्स प्लैंक, जो बहुत ही क्वांटम थ्योरी ने यानी क्वांटम थ्योरी का आविष्कार किया है, क्वांटम नंबर का, क्वांटम फिजिक्स को ही बना डाला मैक्स प्लैंक ने। यानी बहुत ही छोटे छोटे डुअल नेचर के बारे में बताया। किसके बारे में? डुअल नेचर के बारे में, इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर, लाइट का डुअल नेचर, ये सारे चीज़ जो आया है मैक्स प्लैंक। उसके बाद रदरफोर्ड एक बहुत महान साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एटम्स के अंदर न्यूक्लियस यानी नाभिक जिसको बोलते हैं, न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं, जो एटम्स का सबसे भारी भरकम पार्ट होता है, उस पार्ट का खोज रदरफोर्ड ने किया था। कैसे किया था? रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के मदद से किया था। इसके भी बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर जब हम लोग पढ़ेंगे। तो शॉर्ट डेट एटम कंटेन पार्टिकल नोन एज फंडामेंटल पार्टिकल और सब एटॉमिक पार्टिकल। तो ये साइंटिस्ट आया और इस साइंटिस्ट ने आकर के एटम्स को फर्दर डिवाइड किया और एटम से कुछ फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल मीन्स बुनियादी बेसिक पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल का खोज किया। और उस सब एटॉमिक पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं? एटम्स का 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जनरली नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, जो कहाँ रहता है? वो न्यूक्लियस के चारों ओर। समझा देते थोड़ा। मान लो ये क्या है? न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस। और क्या ये एटम्स का सबसे छोटा, बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्ट है। मान लो एक रूम है, रूम में एक सुई या एक छोटा सा इसका दाना ले लो, मस्टर्ड ऑयल का सीड को ले लो, उतना छोटा सा हिस्सा क्या है? न्यूक्लियस है। और उसके चारों तरफ ये रास्ता जो है, देख रहे हो ऐसे रास्ता, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं या सेल कहते हैं, या इसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं। इस रास्ते को क्या कहते हैं? सेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। जो न्यूक्लियस के चारों तरफ ये रास्ता देख रहे हो, सोलर सिस्टम से जैसे कंपेयर कर लो, जैसे सन सबसे सेंटर में रहता है, उसके चारों तरफ प्लानेट अलग अलग रास्ते में चक्कर लगाते हैं। तो उसी तरह से ये सेल है और इसी सेल में, इसी रास्ते में क्या करता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? घूमता है। किसके चारों तरफ? न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। समझे? इसी तरह न्यूक्लियस के ये चारों तरफ घूमता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। किसका? एटम्स का, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। कहाँ घूमता है? ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ये वाला रास्ता है, इसको ऑर्बिट कहते हैं। इस ऑर्बिट में एक फिक्स रास्ते में घूमता है, जिसे हम लोग ऑर्बिट या सेल कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है? न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, बहुत ही स्पीडली। समझे? उसके बाद न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी सब एटॉमिक पार्टिकल, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन, उसके बाद दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। ये सारे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो ये 3 क्या है? एटम्स का सब एटॉमिक पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल। इसका खोज किया था जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज किया था ई गोल्डस्टेन नामी साइंटिस्ट। न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक ने। इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसको न्यूट्रल कहते हैं। और ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये
और न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं, न्यूट्रल होता है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है। किस रास्ता में? एक फिक्स रास्ता में, जिसे हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एटम्स का, सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, उसका मास, उसका चार्ज, कौन किससे कितना भारी है, ये सारे चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।